तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का 11th चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बेसिक इंट्रोडक्शन पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो होने वाला है आपका इस चैप्टर के परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो में क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं जिसका क्या इस चैप्टर में यूज होता है, वो फॉर्मुलेज होते हैं, उन सभी को क्या आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्या चैप्टर 11th की ओर। तो देखो, आपको पता है हमारे पढ़ाने का पैटर्न ही क्या है कि हम जिस भी चैप्टर के ऊपर बात करते हैं तो पहले उस चैप्टर के नाम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी हमारे पास जो वृत्त यानी सर्कल होता है उसमें अगर हम उसे काट दें या उसमें कोई आकृति डिजाइन कर दें, उसमें क्या उसे किसी भी टाइप से क्या है चेंज कर दें, अगर हमें उसका एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम क्या इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि वृत्तों से संबंधित जो भी क्षेत्रफल होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, उनका कौन सा सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले डीपली नॉलेज किसके बारे में लेनी पड़ेगी, वृत्त के बारे में। हमें डीपली जीरो लेवल से ये पता होना चाहिए कि वृत्त है क्या आखिरकार, तभी तो हम इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, है ना। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक क्या आता है आपका, हमारा पहला टॉपिक ये आता है आपका क्या, व्रत, ठीक है। तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहला टॉपिक है हमारा क्या, व्रत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका सर्किल, क्या बोलते हैं, सर्किल, सर्किल, ठीक है। तो देखो, व्रत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी जनरल लाइफ में बता दूं व्रत का एग्जांपल क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, रिक्शे वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनके जो रिक्शे या ठेले का जो टायर होता है वो क्या है, एक व्रत का सबसे मेन एग्जांपल है, ठीक है। या आपने कोई मशीनें देखी होंगी मोटर वाली, उनमें जो चक्का लगा होता है गोल घूमने वाला, वो क्या व्रत का एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा रिक्शे वाले होते हैं, उसमें क्या उनका एक ऐसे पैंडल होता है जिसमें उनका क्या पहिया अटका हुआ होता है और ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या इस तरीके से क्या तीलियां होती हैं, उन तीलियों के साथ क्या ये पहिया क्या चलता है ना, इस तरीके से क्या उनमें तीलियां होती हैं। तो ये क्या है, व्रत का एग्जाम्पल है। तो देखो, ये तो हो गया हमारे व्रत का क्या है, जनरल लाइफ का एग्जाम्पल। अगर मैं आपको और जनरल लाइफ का एग्जाम्पल बताऊं व्रत का, कि हम व्रत को और कैसे समझ सकते हैं या व्रत की आकृति बनती कैसे है, तो आप एक बात समझो। जैसे ये कील मानो, इस कील को मैंने समतल में ठोक दिया, मैंने क्या करा, ये कील है, ठीक है, ये नुकीली है तो कोई कील है, मैंने इसको इस समतल में ठोक दिया इस तरीके से। अब ये कील ठोक गई है इस तरीके से, तो ये छेद हो गया, ठीक है, इस समतल में, ठीक है। और मैंने क्या करा, कुछ मीटर लंबा धागा माना, मैंने करा क्या करा, इतना लंबा धागा इस आपका कील में बांध दिया, ठीक है। और मैं इस धागे को ऐसे गोल 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 घुमाए जा रहा हूँ, गोल गोल घुमाए जा रहा हूँ। जब मैं इस धागे को ऐसे गोल 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 घुमाऊंगा तो ये जो है ये मेरा क्या बनेगा, ये कौन सी आकृति बनाएगा, व्रत बनाएगा। तो देखो, जनरल लाइफ के एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यानी कोई समतल है, अगर समतल में हमने कोई कील ठोक दी और उस कील में हमने क्या करा, एक धागा बांध दिया, अगर उस धागे को हम बार बार घुमाते जाएंगे, अब आप धागा इस तरीके से बांधेगा कि धागा इसमें घूमता रहे, क्या है, उलझे ना, ठीक है, लिपटे ना, धागा इसमें क्या बार बार घूमता रहे, ढीला हो थोड़ा, ठीक है, इसके सरफेस के साथ क्या घूमता रहे। तो वो क्या है, वो जो घूमने पर, धागे के घूमने पर जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आपका व्रत बनेगी, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी जनरल लाइफ से, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी जनरल लाइफ में भी व्रत का यूज है। अब हम चलते हैं क्या, तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के क्या टॉपिक व्रत पर यानी सर्किल पे। सर्किल हम किसे कहते हैं, अनंत बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, वह व्रत कहलाता है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब हम ये कैसे बनाएंगे, ये आप देखो। जैसे आपको पता है, व्रत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कील वाला एग्जांपल, कील को हमने गाड़ दिया, उसमें क्या है, हमने एक धागा बांध दिया, उस धागे को हम बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वो जो गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमने से जो आकृति बनती है उसे हम व्रत कहते हैं। तो हमने क्या करा, एक निश्चित बिंदु ले लिया, जिससे क्या है, हमने इसके चारों ओर एक अनंत बिंदुओं पर क्या है, एक आकृति बनाई, जिसपे क्या है, ड्रॉ करके एक आकृति बनाई, तो वो आकृति क्या है, व्रत कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी अनंत बिंदु। तो देखो, ये बिंदु है, एक निश्चित बिंदु ले लिया, उसके बाद ये क्या है, उससे कुछ दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर, जैसे निश्चित दूरी है, माना ये दूरी कुछ होगी, ये दूरी कुछ होगी, जैसे यहाँ से इस बिंदु की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, ये सब क्या एक निश्चित दूरी है। तो हम क्या कह रहे हैं, अनंत बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। तो एक निश्चित बिंदु हो गया जिससे क्या है, समान दूरी पर क्या है, ये अनंत बिंदु है, एक बिंदु, दो बिंदु, ऐसे 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 करके अनंत बिंदु है, उनको मिलाकर हमने क्या है, एक आकृति बनाई, वो आकृति क्या है, हमारी व्रत कहलाती है। तो देखो, व्रत को आप डीपली और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर आपको व्रत समझ में नहीं आएगा, सोचो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो व्रत हम किसे कहते हैं, अनंत बिंदुओं का ऐसा
अनंत बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, इसे हम क्या वृत्त कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो ये वृत्त का एग्जांपल है। अब हम क्या है वृत्त के केंद्र पे बात करते हैं, फिर हम और डीपली बात करेंगे वृत्त पे। तो देखो आपने सुना होगा वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या होता है? वृत्त एक बंद समतलीय आकृति। आपने देखा वृत्त क्या अभी मैंने बनाया था, एक बंद समतलीय आकृति थी। वो क्या है, कहीं से खुली भी नहीं थी, है ना। तो वृत्त एक बंद समतलीय आकृति होती है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। मध्य में, या मध्य का मतलब होता है एक बीच में। तो देखो ये जो बीच में बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और इसे सदैव हम किससे? ओर से दर्शाते हैं। तो देखो वृत्त एक बंद समतलीय आकृति होती है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम क्या? केंद्र कहते हैं। और केंद्र को हमेशा हम क्या है? ओर से दर्शाते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वृत्त क्या होता है? आपका अनंत बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। या मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, हम क्या करते हैं, प्रकार होता है हमारे पास। प्रकार को क्या हम ऐसे गाड़ देते हैं, ठीक है। प्रकार को इस तरीके से गाड़ देते हैं तो उसमें क्या एक वो लगा होता है आपका, क्या आपका एक चाप काटने वाला वो लगा होता है। उसे हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाने पर जो आकृति बनती है पूरी गोल, वो क्या वृत्त होती है, ठीक है। तो हम क्या है आपका, जब हम उसे प्रकार की नोक को गाड़ते हैं उससे कुछ दूरी, यानी उससे क्या एक निश्चित दूरी पर क्या है आपका पांवो लेते हैं, जिससे क्या प्रकार घूमता है, जिसमें पेंसिल क्या अटकती है। तो उसे जब हम घुमाते हैं तब भी क्या हमारा वृत्त ही ड्रॉ होता है, ठीक है। तो वृत्त आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि वृत्त की परिधि। तो देखो मैं वृत्त के एक अंग पर इतने डीपली बात करूंगा जिससे कि आपको इस चैप्टर में क्या कोई दिक्कत ही ना हो पाए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हम किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी ये जो वृत्त है, वृत्त की जो चारों ओर की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये लाइन जो है उसे हम परिधि कहते हैं। या वृत्ताकार घेरे की लंबाई को हम उस वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे ये वृत्ताकार, ये जो घेरा है ना, ये जो ब्लैक पेन से ड्रॉ हुआ है, यानी कि जो अनंत बिंदुओं पे हमने जो लाइन खींची ना, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि का मतलब होता है जैसे हम क्या परिमाप निकालते चतुर्भुज त्रिभुज में, ऐसी इसमें वृत्त को में क्या बोलते हैं? परिधि। यानी कि इसकी पूरी माप, यानी ये मापने वाली है ना। तो हम क्या कह रहे हैं? वृत्ताकार घेरे की लंबाई, यानी जो वृत्ताकार घेरा है उसकी पूरी लंबाई को हम क्या वृत्त की परिधि कहेंगे। तो आई होप आपको वृत्त का केंद्र, वृत्त की परिधि क्या समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या पे, वृत्त के क्या है व्यास पे, और सारी चीजों पे क्या हम बात करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी वृत्त की त्रिज्या की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या वृत्त के और इम्पोर्टेंट टॉपिकों की ओर। तो हमारा हमने देखो वृत्त तो अभी तक पढ़ लिया था, है ना। वृत्त हम पढ़ चुके हैं, वृत्त आप समझ चुके हैं। अब हमारा आता है क्या वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आपने केंद्र समझ लिया, ठीक है। ये केंद्र होता है, ये जो है वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। तो और ये होती है वृत्त की परिधि। ये जो लाइन होती है, जो वृत्त होता है, जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी रेखा को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या है वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या है? सभी परिधि है, माना यहाँ केंद्र से यहाँ पे परिधि ले ली, यहाँ पे टच कर लिया, यहाँ पे टच कर लिया, यहाँ पे टच कर लिया, कहीं पे भी टच कर लिया। तो ये क्या है आपका, ये सब चीजें क्या कहलाती है? आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यानी केंद्र से वृत्त की परिधि तक की ये जो लाइन है, ये सब क्या त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। तो देखो इसमें सभी त्रिज्याएं, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये सभी क्या त्रिज्या है। यानी केंद्र से क्या है परिधि तक की दूरी को हम क्या त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात आपको क्या है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है क्या हमारा त्रिज्या के बाद का जो सेकंड पॉइंट होता है हमारा क्या, वृत्त का व्यास। तो व्यास हम किसे कहते हैं, ये बात क्या आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो व्यास हम किसे कहते हैं, आप समझो। हमने क्या व्यास किसे कहते हैं? वृत्त को दो बराबर भागों में, यानी जैसे हमारा अभी तक क्या था, ये आपका ये केंद्र था, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम क्या वृत्त की त्रिज्या कह रहे थे। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कह रहे थे। अगर हम इस केंद्र से जो आपकी परिधि तक की दूरी थी, इसे हम क्या इधर भी मिला दें, इसे दुगना कर दें, तो ये क्या है आपका, जब हम क्या है त्रिज्या को दुगना कर देते हैं तो हमें क्या व्यास मिलता है। तो व्यास हम किसे कहते हैं? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो देखो ये केंद्र था, केंद्र से क्या है हमने परिधि के किसी बिंदु को क्या है मिला दिया रेखा। केंद्र से क्या है हमने क्या करा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हमने क्या कहा, त्रिज्या कहा। त्रिज्या का हमने दुगना कर दिया तो इसे हम क्या है व्यास कहते हैं। व्यास को हम डी से दर्शाते हैं। यानी कि ये जो वृत्त को दो बराबर भागों में लाइन बांट रही है, इस लाइन को हम क्या व्यास कहते हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं, इतनी बात आप जानते होंगे, है ना। तो देखो त्रिज्या, व्यास, ये सब चीजें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी। तो व्यास जो होता है वो क्या होता है आपका त्रिज्या का कितना होता है, दोगुना होता है। तो देखो केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या थी आपकी, क्या थी, त्रिज्या थी। और जब हमने इस दूरी को क्या करा, दुगना कर दिया, तो आपका क्या मिल गया, व्यास मिल गया है।
तो इतनी बात क्या है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है आपका व्रत की जीवा। व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को व्रत की जीवा कहते हैं। जैसे हमने व्रत है, ये व्रत के माना कोई ये दो बिंदु ले लिए, ये ले लिया, और ये दो कोई से भी दो बिंदु ले लो आप। ठीक है, लेकिन आपको केंद्र से नहीं लेना है। देखो केंद्र से लोगे अगर कोई दो बिंदु, जैसे ये दो बिंदु ले लिए हमने व्रत के, और वो बिंदु क्या है, उनको मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखो व्यास की एक और डेफिनेशन है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि व्यास से वो सॉरी केंद्र से होके जाती है तो वो क्या है, व्रत का व्यास कहलाती है। और आपका व्रत की जीवा हम किसे कहते हैं, व्रत पर स्थित दो बिंदु। जैसे देखो ये व्रत है, व्रत पर हमने क्या दो बिंदु ले लिए कोई। ठीक है, व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को क्या है, मिलाने वाली रेखा, ये आपका क्या है, ये क्या कहलाती है आपका आपका व्रत का क्या है, व्रत की जीवा कहलाती है। यानी व्रत पर स्थित, ये देखो व्रत है, व्रत पर दो बिंदु स्थित है, व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। तो ये जो ये है, ये रेखा जो ये क्या है, व्रत की जीवा कहलाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमारा क्या अगला टॉपिक क्या आता है, व्रत का चाप, जिसको बोलते हैं आर्क। व्रत की परिधि के किसी एक छोटे भाग को व्रत का चाप कहते हैं। जैसे ये व्रत है, ये पूरी क्या है, जो आपका अनंत बिंदु से मिलकर बनी जो ये रेखा है, ये बाहर वाली, इसे हम व्रत की परिधि कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, व्रत की परिधि के किसी एक छोटे भाग को, जैसे ये परिधि है, इसका कोई छोटा भाग ले लो, जैसे इतना भाग ले लिया हमने, क्या करा, इतना भाग ले लिया। देखो आपको ग्रीन पेन से समझ में आ रहा होगा, तो ये जो छोटा थोड़ा भाग ले लिया है, ये क्या है, व्रत का चाप कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं, प्रकार से इस तरीके से क्या चाप मारते हैं, है ना, इस तरीके से क्या चाप मारते हैं। तो ये क्या है, ये पार्ट क्या है आपका, व्रत का चाप कहलाता है। तो व्रत की जो परिधि है, पूरी परिधि के किसी छोटे भाग को, माना ये छोटा हल्का सा भाग हो सकता है, ये भी क्या चाप कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, परिधि के छोटे से भाग को हम क्या है, व्रत का चाप कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, चाप यानी व्रत की आर्क भी समझ में आ गई होगी। आर्क का मतलब होता है, जैसे व्रत है, व्रत के केंद्र पे हमने प्रकार लिया, जहां तक इसकी आर्क जारी, जहां तक ये चल रहा है, चाप खींचेगा, इसे हम क्या है, व्रत का आर्क कहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, व्रत का आर्क भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो देखो ये बेसिक टॉपिक है, मैं व्रत के अंग अंग पे डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं व्रत के चाप पे बात करूं तो आपको ये आप सिनोनिम हो जाए कि चाप क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, ये सब चीजें क्या आपको इजीली क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप फिगर डायग्राम तो सब कुछ समझ चुके हैं, और मैंने थ्योरेटिकल भी इसलिए लिखा है ताकि अगर आप क्या है, फिगर डायग्राम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्या होता है, उन्हें अगर हम फिगर डायग्राम पे समझा देते हैं वो समझ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वीडियो को क्या है बंद करते हैं तो कुछ टाइम बाद उनके दिमाग से क्या है, उड़ जाता है। तो देखो मैंने इसलिए क्या है, अपने शब्दों में जो मैंने आपको समझाया है वही क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया बोर्ड में लिख के। ठीक है, तो आप इसे क्या नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन करने के बाद क्या जिस तरीके से मैंने बताया है उसे क्या अलग अलग क्या है ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं व्रत के अगले टॉपिकों की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं क्या व्रत के अपने लास्ट टॉपिक की ओर। उसके बाद हमारे अलग टॉपिक आएंगे नए। तो हमारा टॉपिक क्या है, अर्धव्रत, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। व्रत के व्यास के द्वारा व्रत के अलग किए गए भाग को व्रत को अर्धव्रत कहते हैं। तो आपको पता है व्रत का व्यास क्या होता है, जो व्रत के एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाने वाली रेखा जो क्या है, केंद्र से होके जाती है, वो व्रत का व्यास कहलाती है। ठीक है, माना ये व्रत का व्यास है, तो ये व्रत के व्यास हमसे क्या कह रहा है आपका, माना ये व्रत का व्यास है, तो हम व्रत का व्यास किसे कहते हैं, व्रत के एक कोने से दूसरे कोने पर जाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से होके जाती है वो व्रत का व्यास कहलाती है। तो व्रत के व्यास द्वारा व्रत को अलग किए गए भाग को, ठीक है, ये व्यास गया तो व्रत को इससे क्या दो भागों में बांट दिया, तो दूसरा भाग क्या इस तरीके से हो गया आपका। तो ये जो दूसरा भाग है ये क्या आपका अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त का मतलब आधा व्रत, जब हमने व्रत को आधा काट दिया तो वो क्या बचा वाला व्रत कौन सा हो गया, हमारा अर्धवृत्त। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि जब व्यास ने इस व्रत को काट दिया तो हमारा क्या अर्धवृत्त बन गया, इसे क्या बोलते हैं हम, अर्धवृत्त। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब देखो बात आती है क्या हमारी इस चैप्टर के, इस व्रत के क्या है, हमने देखो अभी तक व्रत की सारी आकृतियों को क्या है थ्योरेटिकल और क्या कहते हैं आपका फिगर डायग्राम में समझा था। अब हमें क्या है, अगर इस जो व्रत के जो आपका डायग्राम में जो नई नई चीजें आई थी, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे अगर हमें व्रत की त्रिज्या होती है, पहला टॉपिक आता हमारा क्या, व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या क्या होती है आपकी, वो होती है क्या, आर। ठीक है, तो आर बराबर कितना होता है आपका, डी, आर बराबर होता है डी अपॉन में 2। आर बराबर होता है क्या आपका, डी अपॉन में 2। यानी कि ये जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या को जब हम दुगना कर देते तो हमारा क्या बन जाता है, व्यास। यानी कि ये पूरा व्यास, अगर हम व्यास को क्या है आधा करेंगे तो हमें क्या त्रिज्या मिलती है। तो डी क्या होता है आपका, व्यास होता है। जैसे ये डी है, ये इस कोने से इस कोने तक की जो लाइन है जो इस व्रत को बराबर दो भागों में बांट रही है, ये क्या है, व्रत का व्यास है। अगर हम व्यास को आधा कर देते तो हमें त्रिज्या मिलती है। ठीक है,
हमारा अगला क्या आता है आपका, वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का व्यास। तो देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। व्यास d बराबर होता है जब हम त्रिज्या को दुगना कर देते हैं। जैसे ही हमारी त्रिज्या थी ये, ठीक है, अगर मैंने इस त्रिज्या को क्या करा और दुगना कर दिया, तो ये पूरा क्या है, ये पूरी लाइन मिलके क्या है, मेरा व्यास बनाएगी। तो व्यास बराबर होता है कितना, 2r, जब हम त्रिज्या को क्या है, दुगना कर देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर जैसे ये मुझे वृत्त है, ठीक है, अगर मुझे इस वृत्त का क्या क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त का एरिया निकालना है कि ये जो वृत्त है कितना कितना एरिया को क्या कवर कर रहा है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपका कितना, वो होता है आपका कितना, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का अगर आपको क्या है, जैसे एक वृत्त दिया हो, उस वृत्त की आपको क्या त्रिज्या पता हो, ठीक है, तो आपसे कहे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो कि वृत्त क्या है, कितना एरिया को क्या कवर कर रहा है, तो आप क्या इस सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, वृत्त की परिधि। ठीक है, क्या आता है आपका, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी पी से दर्शाते हैं जिसको। अगर जैसे ये आपका वृत्त है, आपको पता है ये जो वृत्त है ये अनंत बिंदु से होकर जो ये रेखा जाती है, इसे क्या वृत्त की परिधि कहते हैं। जो बाहर वाली जो लाइन होती है इसे हम क्या वृत्त की परिधि कहते हैं। अगर आपसे कहे कोई कि वृत्त की परिधि निकालो, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि का मान निकालो, तो वृत्त की परिधि अगर आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर, यानी आपको आर पता होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, और पाई बराबर तो आपको पता है, अगर पाई का मान आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको क्या है 22/7 रखना होता है। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यानी जैसे आपको एक सर्कल दिया है, ये सर्कल दिया है, मैं आपसे कहूँ इस वृत्त की क्या परिधि बताओ, यानी कि जो आपको ये जो लाइन जा रही है इसका मान बताओ, यानी वृत्त की परिधि बताओ, तो आप क्या करेंगे, वृत्त की परिधि के लिए आप कहेंगे कि मुझे वृत्त की त्रिज्या बता दो, मैं वृत्त की परिधि बता दूंगा इस सूत्र से। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या वृत्त की परिधि निकलेंगी। अब आता है आपका क्या, अर्धवृत्त की। जब हमने इस वृत्त को, हमने अभी तक क्या वृत्त के ऊपर बात कर ली, ठीक है, अगर हमने इस वृत्त को आधा कर दिया और ये हमारा अर्धवृत्त बन गया, तो अर्धवृत्त का आपका क्या है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ए। तो देखो जब हमने वृत्त का जो क्षेत्रफल हो, जब हमने वृत्त को क्या है आधा काट दिया, यानी उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी वृत्त को आधा कर दिया, तो हमें अर्धवृत्त मिल गया। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब हम इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हम क्या कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, तो हमारा क्या है आपका, आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी 1/2 कर देंगे तो हमें, जब हम वृत्त के क्षेत्रफल को 1/2 कर देंगे तो हमें क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। अगर आपसे कोई कहे कि अर्धवृत्त की, देखो मैं एक बात और बताऊं आपको, एक नई चीज, जैसे ये वृत्त है ये पूरा कंप्लीट है, तो ये जो आपका ये जो लाइन है, ये अनंत बिंदु से मिलकर जो ये लाइन बनी है, ये लंबा, ये जो रेखा बनी है, इस रेखा को क्या हम परिधि बोलते हैं, यानी कि वृत्त का जो ये भाग होता है ये परिधि कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये जो छोटे 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 बिंदुओं पर जब हमने इस लाइन को ड्रॉ किया, तो ये जो लाइन जो बनी है इसे हम परिधि बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पूरा कंप्लीट है तो इसे हम परिधि बोलते हैं। अगर मैंने इस वृत्त को क्या करा, आधा कर दिया, मैंने क्या करा, आधा हाफ काट दिया, ठीक है, अर्धवृत्त के रूप में से चेंज कर दिया, तो देखो ये क्या परिधि नहीं कहलाएगी, अब ये क्या कहलाएगी, इसकी परिमाप कहलाएगा। तो हमारा क्या आएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हम कैसे निकालें, 2 पाई आर, यानी कि हमें अगर जैसे वृत्त की, जैसे इस वाले उस पर समझो आप, हमें वृत्त की परिधि निकालनी है, तो हमसे क्या कह, हम आप वो क्या कहेगा आपसे कि आपको आर दे देगा और आप वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। लेकिन देखो अर्धवृत्त में तो परिधि होती नहीं है, अर्धवृत्त को तो हमने काट दिया, परिधि यानी कि पूरा ये एरिया है ना, ये पूरी ये जो आपका ये गोलाई है, ये गोलाई को हम परिधि कहते हैं। तो देखो वृत्त में तो परिधि होती नहीं है, होती है, सॉरी, वृत्त में परिधि होती है, गोलाई होती है, लेकिन अर्धवृत्त में हमने काट दिया तो ये आधी गोलाई तो इसकी गायब हो गई है ना। तो इसमें क्या है, इसे अर्धवृत्त में इसे ये जो आधी आपकी जो आधी गोलाई बची है, इस गोलाई को परिधि ना बोल के हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहते हैं हम इसे, परिमाप। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं हम, देखो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो हमने इसको इसको वृत्त को आधा काट दिया, तो इसका जो ये परिधि थी, परिधि को भी आधा कर देंगे, यानी कि 1/2 गुणा 2 पाई आर। तो वृत्त की जो परिधि थी वो थी 2 पाई आर, और जब हमने वृत्त को आधा काट दिया तो क्या बन गया, वो अर्धवृत्त बन गया, अर्धवृत्त बन गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अर्धवृत्त बन गया, तो ये जो इसकी परिधि थी ये भी क्या आधी हो गई, तो हम इसे परिधि ना कह के परिमाप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, वो 2 पाई, 2 कट गया, देखो 2 से 2 कट गया तो पाई आर बची,
अब एक बात देखो आप, जब हम वृत्त की परिधि की बात कर रहे थे तो हमारे पास आर क्या था, एक था, है ना। यहाँ पर हमारे पास आर कितना था, एक था। लेकिन आपने क्या देखा, जब हमने वृत्त को आधा काट दिया तो हमारा अर्धवृत्त बन गया। तो यहाँ पर हमारे पास आर कितना है, ये आर ना होकर ये हमारे पास पूरा क्या है, डी है, यानी कि 2r है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2r है। जब हम इसमें क्या है 2r को जोड़ेंगे तो हमें क्या है, वृत्त का परिमाप मिलेगा। तो हमारा वृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करा, आर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 प्लस आपका पाई। तो ये क्या है, वृत्त का परिमाप है। तो देखो ये वृत्त के परिमाप का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, ये मैक्सिमम स्टूडेंटों को क्लियर नहीं होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये वृत्त की जो गोलाई होती है इसे परिधि बोलते हैं। जब हमने इस वृत्त को काट दिया, आधा कर दिया, तो ये अर्धवृत्त हो गया। तो देखो ये पूरी गोलाई को परिधि बोलते हैं। जब ये पूरी गोलाई रही नहीं, आधी गोलाई रह गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अर्धवृत्त का क्या, परिमाप कहते हैं, अर्धवृत्त की परिधि नहीं कहते हैं। ठीक है, जब ये आधी गोलाई रह गई तो इसे हम क्या, परिमाप कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो जब वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जब हमने वृत्त को आधा काट दिया तो इसकी परिधि भी क्या, आधी हो गई। तो हम इसे क्या, आधा कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया आधा, तो कितना रह गया हमारी πr, यानी अर्धवृत्त का परिमाप कितना होना चाहिए, πr। लेकिन आपको पता है हम जब वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो उसमें क्या है, रेडियस लेते हैं। ठीक है, और जब हम इस वृत्त को काट देते हैं तो हमारे पास क्या है कि रेडियस क्या, दोगुनी हो जाती है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस, तो r और r कितनी मिल जाती है, प्लस 2r और हो जाती है। तब जाके क्या हमें अर्धवृत्त का परिमाप मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, आपका वृत्त का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब कॉन्सेप्ट आता है आपका त्रिज्यखंड वृत्तखंड का। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हम किसे कहते हैं, सेक्टर। यानी त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। यानी कि त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त का एक भाग है। जैसे ये वृत्त है, वृत्त का हमने क्या करा, केंद्र ले लिया। हमने क्या करा, आपका दो त्रिज्या है, हमसे क्या कह रहा है, दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। हमने क्या करा, दो त्रिज्या ले ली, इस तरीके से दो त्रिज्या ले ली। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, दो त्रिज्या ले ली। हमने क्या करा, किसी वृत्त में दो त्रिज्या ले ली, ये केंद्र है, केंद्र से हमने क्या करा, दो त्रिज्या ले ली। तो हमसे क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड वृत्त का भाग है जो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा होता है। जैसे ये वृत्त है, वृत्त में हमने दो त्रिज्या ले ली, तो दो त्रिज्याओं और एक ही जो चाप है, और फिर ये जो चाप लगाया ग्रीन कलर से जो दिख रही है आपको लाइन, ये क्या है, आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये जो है आपका क्या है, त्रिज्याओं के द्वारा जो भाग होता है वो क्या है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो आप देखो इसके नाम से समझो ना कि रटो, त्रिज्यखंड यानी त्रिज्य के द्वारा, खंड माने होता टुकड़ा। और बात किसकी चल रही, वृत्त की, यानी त्रिज्या के द्वारा बना जो टुकड़ा है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। आपको याद करने के लिए अगर आपको दिमाग में बैठाना है तो आप इसके नाम से याद करो, त्रिज्या के द्वारा बना जो भाग मीन्स होता, खंड मीन्स होता भाग, यानी त्रिज्या के द्वारा जो भाग बनता है उसे हम क्या, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये है, इसके भी आर है, ये भी आर है, दो त्रिज्याओं एवं एक चाप, ये क्या है, चाप है ग्रीन वाला, ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक चाप है। तो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा छोटा भाग। तो देखो दो त्रिज्या और एक आपका चाप से घिरा छोटा भाग, ये क्या कहलाता है, आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और फिर देखो आता है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ यानी बड़ा त्रिज्यखंड। तो दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं एवं एक चाप। अब ये क्या बात चल रही है, क्या इस बड़े वाले चाप की, अब बात चल रही है क्या इस बड़े वाले चाप की। तो दो त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ क्या, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ये क्या हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है, त्रिज्यखंड वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं एवं चाप से घिरा होता है। यानी दो त्रिज्याओं और चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब उसमें भी दो टाइप आते हैं, छोटे वाले पार्ट को हम क्या, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और बड़े वाले भाग को क्या है, हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी त्रिज्याओं और चाप के द्वारा जो छोटा भाग होगा उसे लघु त्रिज्यखंड, और जो त्रिज्याओं और आपका चाप, ये भी चाप है, देखो ये बड़ा वाला चाप हो गया, तो बड़े दो त्रिज्या और जो बड़ा चाप होगा उसके द्वारा जो घिरा आपका त्रिज्यखंड होगा वो क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इस तरीके से क्या त्रिज्यखंड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। अब बात आती है क्या, अगर जैसे मुझे ये छोटा त्रिज्यखंड क्या है, ये केंद्र के साथ मतलब थीटा कोण बना रहा है, ये जो छोटा त्रिज्यखंड है ये केंद्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। अगर मुझे इस त्रिज्यखंड का क्या है, क्षेत्रफल निकालना है छोटे त्रिज्यखंड का, तो मैं कैसे निकालूंगा, हम क्या करेंगे, पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा आपका, वो होगा क्या, माना ये इस केंद्र के साथ क्या थीटा कोण बना रहा, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और ये क्या है पूरा वृत्तखंड में तो बनता है त्रिज्यखंड, और इंटू हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो देखो छोटे त्रिज्य लघु यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है तो आपको ये देखना है कि जो वृत्त में ये आपकी जो त्रिज्या है ये केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा हो गया। और देखो ये पूरा जो होता है, ये जो केंद्र होता है, केंद्र क्या है 360 डिग्री होता है, ठीक है। केंद्र में बनने वाला कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है, यानी इस केंद्र पर ये जो पूरा कोण बनेगा इस तरीके से, ये क्या आपका पूरा 360 डिग्री का बनेगा, तो इसलिए अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप इस सूत्र की मदद से क्या है छोटे त्रिज्यखंड का क्या एरिया निकाल सकते हैं इस एरिया को, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब बात आती है क्या, अगर हमसे कोई कहे छोटे त्रिज्यखंड का क्या करो आप चाप की लंबाई याद करो, है ना, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर आपको एल निकालनी है, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, आपका वो निकालेंगे आप उसी किससे, इसी सूत्र से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इस तरीके से क्या है आपका लघु त्रिज्यखंड यानी इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का जो ये चाप है इसकी आप क्या लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज को आप क्या है इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको छोटे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो इस सूत्र का यूज करेंगे। तो देखो फ्रेंड, अभी हमने क्या है त्रिज्यखंड पे तो डिस्कशन कर लिया था, और हमने क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर भी क्या डिस्कशन कर लिया था। तो देखो हमने अभी बताया था कि हमें अगर इस क्षेत्र का क्या है आपका क्या निकाला इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो हमने क्या है डिस्कशन कर लिया था। अगर जैसे हमें क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए बराबर हम क्या करेंगे पहले इस पूरे बड़े वाले हमें क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो मैंने इस पर ड्रॉ किया है ये हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या घटा देंगे, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम इसको क्या घटा देंगे, तो हमारा क्या है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये बराबर आपको कब मिलेगा, हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर और माइनस कितना आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू कितना करेंगे हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या ये आ जाएगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कितना 1 माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है वृत्तखंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। तो वृत्तखंड हम किसे कहेंगे, वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, हम एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये वृत्त है, इसे आप वृत्त मानिए, टेढ़ा मेढ़ा बनाए हैं, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है वृत्त के चाप और जीवा, हमने वृत्त पे क्या एक जीवा डाली, माना ये ए बी क्या है जीवा, आपको पता है जीवा किसे कहते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है वृत्तखंड हम किसे कहेंगे, वृत्त के चाप, ये क्या है हमारा चाप है, ठीक है, ये चाप वृत्त के चाप और जीवा द्वारा, ये जीवा है, वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या है वृत्तखंड कहते हैं। यानी जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये ले लो, ये दोनों क्या है वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड क्या है आपका, वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है वृत्तखंड होता है। जैसे ये वृत्त है, ये जीवा है और ये चाप है, तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वृत्तखंड कहलाएगा। अब वृत्तखंड क्या है दो टाइप का होता है हमसे क्या कह रहा है लघु वृत्तखंड, वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र, यानी ये वृत्त का चाप है, ये आप जानते हैं, ये वृत्त का चाप है, वृत्त के चाप और जीवा ये है ए बी से घिरा छोटा क्षेत्र, ये क्या है लघु वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है वृत्त के चाप, तो देखो ये वृत्त का चाप, ये वाला भी बड़े वाले चाप की बात चल रही है, ये जो है वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ बड़ा क्षेत्र, यानी ये बड़ा वाला क्षेत्र आपका क्या है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो देखो वृत्त के चाप और जीवा से घिरा छोटा क्षेत्र आपका लघु वृत्तखंड और बड़ा क्षेत्र क्या है आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। जैसा कि आपको क्या नाम से समझ में आ गया है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है क्या, अगर जैसे मुझे
इस छोटे वाले आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, मुझे क्या है, इस छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? हम लिखेंगे क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर अगर हमें निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे क्या, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, और इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है, इसका छोटे लघु यानी कि जो लघु छोटा वाला ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या ये सूत्र होता है, ठीक है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर लें और शॉर्ट सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, और आपका पाई माइनस 1/2 आपका कितना साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी अगर आपको छोटे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो आप इस सूत्र का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, जो बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे? तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो क्या है, ए बराबर कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, वृत्त पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, लघु वृत्तखंड का, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इतने क्षेत्रफल को क्या है आपका माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बड़ा वाला आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको क्या है हम घटा देंगे, तो हमें क्या है आपका, हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा आपका क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से क्या है आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो देखो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने क्या नेक्स्ट चैप्टर, वो सॉरी अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 में, ठीक है।